हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली अब्दुल तलरिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, लास्ट में मैंने बताया था टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही आपस में काफ़ी डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग के प्रोसेस की हेल्प से ही हम लर्निंग की जो प्रोसेस होते हैं उनकी हेल्प से हम टीचिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेथड है, मैक्सिम्स हैं, विधियाँ हैं जिनके यूज से हम टीचिंग को ईजिली बना सकते हैं, बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। तो उन हम मेथड्स की बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी मेथड्स हैं, हम इनको पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना डिस्कस। तो हमारा चलते हैं, हम क्या टॉपिक है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स हिंदी में कहना चाहते तो शिक्षण विधियां। ठीक है, प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, हमारी फर्स्ट विधि कहलाती है आगमन विधि। आगमन विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आती है। सबसे पहले इसके जनक कौन है, किसने इसको खोजा? तो इसके जनक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। ये याद रखिएगा, अरस्तु थे इसके जनक। ठीक है, अब पहले हम इसको समझ लेते हैं होती क्या है, फिर इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में विधि के नाम के साथ में कुछ मैगजीन्स लिख कर आ जाते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कौन सा इसका सही है कौन सा नहीं। पहले थोड़ा जानते हैं इंडक्टिव मेथड होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल समझाना चाहूँ इंडक्टिव मेथड के कारण, तो जो ये मेथड होती है ये एक तरह का डायरेक्ट है, आपको इसमें चीजों को लर्न नहीं करना है, इसमें आप प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, या कह लीजिए उदाहरण के द्वारा, नियमों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद उनका कुछ तर्क निकालते हैं, फिर कुछ नियम निकालते हैं। ठीक है, ये नहीं कि चीजें बनी बनाई है निकल गई, आपने पहले चीजों को प्रयोग किया, नियम देखा, कुछ उदाहरण देखे, देखते आए उदाहरण बाद एक से लास्ट में किसी एक रूल पे पहुंचे, तो वो इस तरह की मेथड होती है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अगर हिंदी में कहना चाहें तो कई तरह के उदाहरण, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल के बाद किसी एक रूल पे निकलना। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो समझ में आए। जैसे कि स्टूडेंट्स को दिए गए कुछ ऑड नंबर्स ऐड करने के लिए, ऑड नंबर्स ऐड करने हैं, स्टूडेंट्स ने ऑड नंबर ऐड करना स्टार्ट किया। 1 + 3 4, 3 + 5 8, 7 + 5 11, 3 + 5 8, 7 + 5 12, इसी तरह 11 + 13, इस तरह ऐड करो। फिर इन सब एग्जाम्पल्स के से उसने क्या रूल निकाला? उसने रूल निकाला कि 2 ऑड नंबर्स ऐड करने पे क्या मिल रहा है, हमें इवन नंबर मिल रहा है। इट मींस 2 ऑड नंबर्स ऐड करने पर हमें क्या मिला? इवन नंबर मिला। तो एक रूल बना कि नहीं बना? तो दैट्स काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड, कि जिसमें हम कुछ नियम, उदाहरण, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई एक रूल निकाल लें। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? इंडक्टिव। इन करना, अंदर जाना, नाम से देखिए इंग्लिश में इजी हो जाता है, इन करना, पहले अंदर जाना, फिर खोजना क्या है, बाहर से नहीं देख लेना। तो इंडक्टिव में क्या होता है, हम अंदर जाते हैं, एक एक स्टेप से करते फिर अंदर पहुंचते हैं कि लास्ट में हमें क्या मिला। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नहीं बच्चों को रटा दिया जाएगा कि 2 और नंबर जोड़ने में इवन नंबर आएगा। पहले उनको कई एग्जांपल्स के थ्रू देते फिर कुछ प्रेजेंट किया जाता है। जैसे बच्चों को कोई चीज सिखानी है कि बल्ब के अंदर क्या पाया जाता है, पहले उनको सिखाया जाएगा रूम में क्या जल रहा है, लाइट्स चल रही है, किसके थ्रू आ रही है, बल्ब से आ रही है। देखिए बच्चों, बल्ब का फिगर देखिए, बल्ब में क्या बने हुए हैं, 2-3 तार हैं,
ये तारे, इस तरह करते 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 लास्ट तक हम उस पे पहुंचे। तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके, कई तरह के एग्जाम्पल्स करके, कई तरह के, फिर उनको एक रूल बताना, वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो जानिए, ठीक है। क्वेश्चन अब एग्जाम में ये लिख कर आ सकता है। देखिए मैंने क्या बताया, ये चीजें आपको ज्ञात हुई ना, तो इस तरह से ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। एग्जाम में यही सब ऑप्शन आ सकते हैं। मतलब इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा नोन टू अननोन। ये चीजें नोन देख रहे थे, फिर एक रूल पे आ गए। ये कोई जानता तो था नहीं रूल, ये निकाला गया है ना कि अननोन चीज की नोन से हम किस पे आ गए, अननोन पे आ गए। इसी तरह प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष क्या डायरेक्ट चीजें देखते देखते हमने सर्टिफाई कर लिया तो प्रमाण पर आ गए। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्म आ गए, मतलब ये बड़ी चीज से करते करते माइक्रो चीज पर हम आ गए। इसी तरह विशिष्ट से सामान्य की ओर आ गए। विशिष्ट मतलब स्पेसिफाई से कुछ जनरल चीज हमने निकाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसको ये सारी चीजें कह सकते हैं। अब एग्जाम में मान लो लिख कर आ जाए विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि जाती है, उसमें कई विधियों के नाम दे दिए हैं, आगमन है, निगमन है, प्रश्नोत्तर है, कई विधि के नाम दे दिए। अब आपको पता है कि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, तो अब आगमन विधि में टिक लगाओ। इसलिए ये चीजें नाम याद होना चाहिए। एग्जाम में आया भी था लास्ट टाइम सीटेट के पेपर में, काफी सारी विधियां लिखी जिसमें से लिखा हुआ था कौन सी विधि शिक्षण की नहीं है, कौन सी किसकी, ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, चीजें हम ज्ञात करते हैं, फिर एक अननोन चीज निकालते हैं, हमें पता नहीं होता ये चीज निकलेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात। प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, इसको हम खुद देख रहे हैं, फिर हमने कुछ प्रमाण किया, इसलिए प्रत्यक्ष से प्रमाण। स्थूल से सूक्ष्म मतलब काफी चीजों को रिसर्च करके फिर एक छोटा सा कुछ पॉइंट निकाला। विशिष्ट कुछ स्पेशल चीज से एक जनरल रूल निकाला। इसलिए आगमन विधि एक तरह की क्या हो गई, हमारी इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख के रूल को निकालते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसकी अपोजिट दूसरी विधि होती है जिसको हम कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि इंग्लिश में कहना चाहें अगर हम तो डिडक्टिव मेथड, ठीक है। क्या हो जाती है, डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें क्या होता है, नियम खुद बनाया हमने, ठीक है। उस विधि में छात्र नियम खुद नहीं बनाता, पहले से ही उदाहरण दिए रहते हैं, अनुभव रहता, उसी से अवगत कराता है। पहले ये जान लीजिए इसके जनक कौन थे, दोनों के जनक सेम है, तो इसलिए याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अरस्तु, इसमें नियम खुद बनाता है, नियम मतलब रूल सेल्फ मेड रहता है, ठीक है। इसमें नियम खुद नहीं बनाता, इसमें उसे हम नियम दे देते हैं, उसे करना होता है। कहने के मतलब क्या हो गया कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो पहले से नियम उदाहरण बने हुए हैं उनकी हेल्प से वो खाली उनको मतलब अवगत कराता है। जैसे यहाँ पर एक चीज यहाँ और लिख सकते हैं, हमने उस उदाहरण से नियम बनाया, देखिए उदाहरण लिए और एक नियम बना लिया, उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, नियम से उदाहरण, समान से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, एक याद रखिए, दूसरा इसका अपोजिट है, ताकि कंफ्यूज ना होइए। ये एग्जांपल अगर मैं आपको एक रूल बताऊं पहले, जैसे मैंने एक रूल लिख दिया, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने बच्चों को रूल बता दिया, ये है तो फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, यहाँ भी तो हमने फॉर्मूला निकाला, बच्चों को हमने रूल बता दिया। अब बच्चे इससे हेल्प से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मान लीजिए दिया गया है कि 3 + y
का होल स्क्वायर निकालो। बच्चे इसमें रूल में रख देंगे कि 3 का स्क्वायर 2 × 3 × y एंड y का स्क्वायर, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6y एंड y स्क्वायर, ये इक्वेशन निकल गई। तो बच्चों ने इसमें खुद तो कुछ खोजा नहीं, बच्चों को हमने रूल बताया, उसने निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या था, उसको रूल दिया गया, मतलब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर गया, मतलब चीजें हमें पता नहीं थी, बस दे दिया, हमने कर दिया। दूसरा प्रमाण से, अब ये प्रमाण फिक्स है ना, तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर गया। तीसरा सूक्ष्म से स्थूल, फॉर्मूला छोटी सी चीज है तो ये स्थूल की ओर गया। चौथा अब समझा, रूल दिया गया मतलब सामान्य फॉर्मूला दिया गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर गया। पांचवा कहना चाहे तो नियम से उदाहरण की ओर गया। इसमें कहना चाहे तो यह विधि स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र अपनी खुद की इच्छा से कोई चीज नहीं करता है, उसको पकी पकाई चीज दी जाती है, ठीक है, बस वो अपना तर्क लगाता है, तर्क का प्रयोग करता है और चीजों को करता है। जबकि ये विधि स्वतंत्र है, बच्चा खुद खोजता है, खुद निकालता है, फिर रूल बनता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक विधि को पूरा पढ़े रहेंगे आप, तो दूसरा जस्ट उसका अपोजिट है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। इंडक्टिव में आपको उदाहरण दिया गया, आपने रूल निकाल लिया, ये दिमाग में रखेंगे तो ये अपने आप हो जाए। उसमें आपको रूल दिया गया, फिर आपने उदाहरण की तरफ से ये देख के देखा ये सही है प्रमाण की नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें में ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए। ये चीज आप पूरा याद रखिएगा, एक याद रखिए, दूसरा उसका अपोजिट। अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट विधि पर आते हैं। इसको रफ कर देते, नोट कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि थी, आती है। अपना रटा हुआ नहीं आता है कि साइंटिस्ट का नाम बता दो, बात खत्म है रस्तों। अब चीजें घुमा के आती है, चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, थ्योरेटिकल आने लगी है। आप देखिए पुराने पेपर उठा करके इधर के, तो उसमें खाली साइंटिस्ट नहीं पूछा गया है, नाम दे देते हैं ढेर सारे, इसमें तो कौन विधि है, कौन मैक्सिम्स है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि कुछ विधि मैक्सिम्स में भी यूज होती है, कुछ विधि में भी, कौन सी छात्र पे निर्भर करती है। अब इसमें से पूछ ले कौन छात्र केंद्रित थी, तो छात्र केंद्रित तो ये वाली थी ना, छात्र ने खुद सोचा, खुद रिसर्च किया। आगमन निगमन विधि तो छात्र केंद्रित नहीं थी ना, अध्यापक ने बताया। तो दोनों विधि की इंपॉर्टेंस अपने है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इनको आप डीपली जानना जरूरी है। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी थर्ड, हर्बर्ट प्रणाली या हर्बर्ट विधि कहलाता है। हर्बर्ट, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जनक कौन है, हर्बर्ट। इसमें इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डीपली नहीं इतना नीड है। हर्बर्ट प्रणाली, हर्बर्ट प्रणाली, इसमें मेन आपको जानना क्या जरूरी है, आपने एग्जाम में कभी कभी देखा होगा कुछ सीक्वेंस लिखकर आ जाता है, प्रस्तावना, रूपरेखा, कौन सी चीज क्वेश्चन में आ जाता है कि इनका क्रम निर्धारित करिए। तो हम अपने नॉलेज से क्रम निर्धारित करते हैं कि पहले उद्देश्य होगा, फिर रूपरेखा। तो ये भी एक कुछ पैटर्न है जिनके रूल पे चलता है, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी। तो अब हर्बर्ट प्रणाली ने कुछ सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस के हिसाब से ही जो रूपरेखा बनती है। तो हर्बर्ट प्रणाली ने क्या बताया था कि सबसे पहले हम बच्चों को प्रस्तावना देते हैं, या अगर प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं है तो पाठ की तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है। दूसरा लक्ष्य हमारा होता है विषय में जाना, फिर विषय में घुसते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं, फिर तुलना करते हैं। ये हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या करते हैं फिर तुलना करते हैं, फिर तुलना करके फिर हम लास्ट में कुछ नियम निकालते हैं, नियमीकरण। फिर अंत में हम अभ्यास तो सबसे जरूरी चीज है। तो अंत में हम अभ्यास करते हैं या प्रयोग, जो ऐसी भी कंडीशन है। अब एग्जाम में अगर इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको यही क्रम निर्धारित करना होगा, ये क्रम होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये नहीं लिखा हो सकता कि हर्बर्ट के अकॉर्डिंग करो, ये
जा सकता है कि शिक्षा के क्रम के रूप में लिखो। तो अगर इस तरह के ऑप्शन है तो आप इस तरह के करोगे, और अगर रूपरेखा ऐसा करके ऑप्शन है तो वो भी मैं आपको क्रम बताऊंगी। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना। अगर प्रस्तावना स्थावना है तो पहले सबसे पहले पाठ की तैयारी होगी, फिर विषय का प्रवेश होगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे तुलना करके, जैसे अभी दोनों की तुलना कर रहे थे, तुलना करेंगे आगमन निगमन की, फिर एक नियम निकालेंगे कंपैरिजन करके, फिर उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप एग्जाम में टिक लगाएंगे। अगर एग्जाम में सीक्वेंस आ रहा है, इसमें यही जानना जरूरी है। बाकी हर्बर्ट नाम से पता चल रहा है हर्बर्ट है तो आपको कुछ नहीं जानना, और नाम से इसका कंपैरिजन भी नहीं करोगे कि हर्बर्ट के अकॉर्डिंग क्या है। हो सकता है नहीं तो खाली ऑप्शन लिख के आ जाए क्रम करो, तो अगर ये लिखा होगा तो आपको यही क्रम लिखा, ये आता भी है पेपर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम जाए नेक्स्ट विधि पे हमारी, तो नेक्स्ट विधि है हमारी प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर हम आते हैं प्रोजेक्ट विधि, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ विधि क्या है हमारी, प्रोजेक्ट मेथड। हिंदी में कहना चाहे तो प्रोजेक्ट ही होता है, प्रोजेक्ट। इसके जनक के केस में क्या होता है, इसका जो खोजा था, मतलब जो प्रतिपादक करे थे वो थे जॉन डीवी ने किया था, लेकिन उसके बाद इसको मतलब यूज किया गया, प्रचलन में जो लाया गया वो लाया था किलपैट्रिक ने। किन्होंने लाया था, किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक ने लाया, मतलब इन्हीं को प्रचलन इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हीं को जनक मानते हैं। इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, इन्हीं को जनककर्ता मानते हैं, किलपैट्रिक को ये आज के जनककर्ता के रूप में मानते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि का मतलब क्या होता है, समस्याओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें पढ़ाने के लिए कोई समस्या लेते हैं, समस्या लेने का मतलब छात्र खुद कोई समस्या बताता है कि ये समस्या है, इसके आधार पे हमें कुछ करना है। तो छात्र जो समस्या बताता है, उस छात्र जो समस्या उठाता है, छात्र ने कोई समस्या उठाई, उस समस्या का समाधान हम छात्र के द्वारा ही करते हैं। छात्र के सम्मुख ही समस्या को प्रस्तुत करते हैं कि वो कैसे समस्या को हल कर सकता है, कैसे उसका प्रयोग करे, किस प्रकार से वो योजना बने कि वो उस समस्या को हल कर सके। कहना चाहे योजना वह समस्या है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण की जा सके, या अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो छात्र ने जो समस्या उठाई, उस समस्या का हल हम एक योजना के द्वारा छात्र से ही करवाएं। जैसे प्रोजेक्ट दिए नहीं जाते बच्चों को, समस्या हो रही है कि वातावरण में इस पॉल्यूशन है क्या, तो बच्चों से कहते हैं इस पे लिख करो, तो बच्चे अपने पे व्यू लिख के आते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तो कोई समस्या जो उठ रही है उसको उसी समस्या का समाधान बच्चों के द्वारा किया जाए, एक वातावरण में किया, तो वो प्रोजेक्ट विधि में आते हैं। इसके भी कुछ चरण होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। क्या चरण है, सबसे पहले हमने क्या कहा, समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो समस्या उत्पन्न, ठीक है, उसका होगा समस्या उत्पन्न करना, फिर उस समस्या में से चुनाव करना, किस चीज का चुनाव करें, कौन सा क्या करें, ठीक है। उस चुनाव के बाद में उस कार्य विधि की रूपरेखा बनाना, की रूपरेखा बनाना, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, फिर जो रूपरेखा बन चुकी उसका प्रयोग, फिर उसका हम क्या करेंगे, बनने के बाद ही तो प्रयोग करेंगे। फिर एकत्र करेंगे ढेर सारी चीजें, कलेक्शन, एकत्र करना, अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग है तो आंकड़े बनाना, ठीक है, आंकड़े निकालना, फिर लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या हो गया, निष्कर्ष। और अगर परीक्षण वाली चीज है तो परीक्षण, जैसे क्या है, ये एक सीक्वेंस है। मान लीजिए कोई समस्या आई, ठीक है, कोई समस्या उत्पन्न करी गई, मान लीजिए जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, क्या हमें करना है, एक सम है जनसंख्या के आकलन करना है। तो अब हम समस्या में पता चली जनसंख्या का आकलन, फिर हम चुनाव करेंगे किस तरह से, कैसे, कहाँ पर का हम जनसंख्या का लें, फिर एक पूरी रूपरेखा बना लेंगे, उसी का प्रयोग करेंगे, फिर कलेक्शन करेंगे डाटों का, कहाँ क्या है, वो पूरा हमारा निष्कर्ष होगा। प्रैक्टिकल करने वाली कोई चीज है तो हम प्रैक्टिकल
विधि में बताया था, उसमें प्रस्तावना थी, किसी चीज का प्रस्तावना हमने करी, तुलना करा, ये सब करा। इसमें एक समस्या पे, अगर ये समस्या संबंधित कोई सीक्वेंस आता है तो आपको पहले उत्पन्न, ज्यादातर मिस्टेक क्या हो जाती है, बच्चे पहले समस्या का चुनाव लगाते हैं फिर उत्पन्न पे जाते हैं। ये मिस्टेक याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं सीक्वेंस, क्रम करने के लिए, क्रम इनका यही होता है। तो पहले उत्पन्न होती है, कोई समस्या आएगी तभी तो उसको सॉल्व करोगे, आएगी ना कैसे कर लोगे, तो पहले उत्पन्न, फिर चुनाव, फिर उसकी रूपरेखा बनाना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर क्रमशः, ये सीक्वेंस होता है, याद रखना। प्रोजेक्ट विधि हमेशा समस्या पर ही, समस्या संबंधित होता है, तभी तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट करने को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि बच्चे अपने व्यू बता सके, ठीक है। तो ये हमारी चौथी विधि क्या हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई। नेक्स्ट विधि हम आते हैं, नेक्स्ट विधि है हमारी डॉल्टन की विधि। डॉल्टन विधि, हम नाम से ही डॉल्टन है तो इसके जनक भी क्या हो गए, डॉल्टन। डॉल्टन विधि जो है वो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगशाला टाइप। इसमें क्या होता है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, चित्र, मानचित्र के रूप, मतलब मैप के रूप में, बुक के रूप में उनको सामग्री दी जाती है। जैसे असाइनमेंट होते हैं, बच्चों को कोई असाइनमेंट दिया गया, अब उस असाइनमेंट को करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, मैप का यूज करेंगे, एनवायरनमेंट मतलब प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे, बुक का यूज करेंगे। इस तरह चीजों के प्रयोग से, सामग्री की हेल्प से वो उनको करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है, क्लासरूम की नीड नहीं हो जाती है, क्लासरूम की नीड की जगह क्या हो जाती है, एक तरह की लैबोरेटरी मेथड हो जाती है। मतलब डॉल्टन विधि ने क्लासरूम की नीड को इतना नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जा सकते हैं। डॉल्टन विधि करने के लिए क्या किया जाता है, हर विषय के अकॉर्डिंग प्रयोगशाला बनी होती है, गणित की है, फिजिक्स की है, हिस्ट्री की है। तो बच्चों को जिस तरह की असाइनमेंट मिले हैं क्या है, वो उसके अनुसार अपनी प्रयोगशाला में जा करके बुक्स निकाल करके या मैप है, जिसकी भी हेल्प है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग निकाल करके, देख करके, और वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो ये लैबोरेटरी मेथड हो जाती है, क्लासरूम मेथड नहीं होती। डॉल्टन विधि में याद रखना, मेन इसके जनक, सॉरी हमने डॉल्टन लिख दिया, इसके जनक है हेलेन बार्कस्टेड। मुझे इसका याद आ रहा था, जो हर्बर्ट पढ़ाया था मैंने आपको, वो इसके हैं हेलेन पार्क, ठीक है। तो डॉल्टन विधि के मेन जनक याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, हेलेन पार्क है, हेलेन ही नाम में पूरा लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, हेलेन पार्क हर्स्ट इसके जनक है। तो डॉल्टन विधि के जनक कौन होंगे, हेलेन पार्क हर्स्ट होते हैं। ये विधि क्लासरूम की जगह लैबोरेटरी, प्रयोगशाला पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे कि ये सब चीजें ओपनली होती हैं तो इसमें मेन समाज का हो जाएगी, सामाजिकता, स्वतंत्रता रहेगी, बच्चा अपने अनुसार चीजों को देख रहा है, करेगा, तो उसमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होगी। और बच्चा खुद कर रहा है तो पर्सनल, व्यक्तिगत, ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि डॉल्टन विधि क्या होती है, क्लासरूम की जगह एक लैबोरेटरी मेथड हो जाती है। इसमें बच्चे को असाइनमेंट जो देते हैं, बच्चा अपनी समाज को देख करके, अपनी पर्सनल चीजों को देख करके, फ्री होकर के काम करता है। इसमें ये तीन चीजें रहती हैं। तो हमने 5 विधि पढ़ी, आगमन, निगमन, हर्बर्ट, प्रोजेक्ट एंड डॉल्टन, ठीक है। बाकी और सारी विधियां हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, देखिए खाली नाम और साइंटिस्ट ना, अंदर का कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है साइंटिस्ट ना पूछे, एग्जाम में लिखे आ जाए कि बालक को दी गई, बालक को किस विधि में हम असाइनमेंट देते हैं और वो क्लासरूम का प्रयोग नहीं करता है, प्रयोगशाला का प्रयोग करता है, इस तरह करके घुमा के दे दे तो वो डॉल्टन, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस लिखकर आ जाए तो समस्याओं को किस में उत्पन्न किया जाता है, प्रोजेक्ट विधि में किया जाता है, तो घुमा के दे सकते हैं। इसलिए मैं अंदर के टॉपिक बता रही हूँ, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें कोई समस्या होगी तो बताएगा, आगे वीडियो हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।